पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। उसमें टॉपिक रजवाड़ों का विलय अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व वीडियो में बताया गया था कि भारत का विभाजन हुआ। विभाजन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या समस्याएं थी, किस प्रकार विस्थापन हुआ, किस प्रकार पुनर्वास हुआ। आज हम हमारे अखंड भारत निर्माण की प्रक्रिया में अगली कड़ी रजवाड़ों का विलय के बारे में जानेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश इंडिया में उस समय दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। एक व्यवस्था के अंतर्गत भारत के बहुत से क्षेत्रों पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था और जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था वह ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाने जाते थे। यानी कि जिन क्षेत्रों पर यानी भारत के जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश हुकूमत का सीधा आधिपत्य था वो कहलाते थे प्रांत। ब्रिटिश प्रांत क्या कहलाते थे? ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। और हमारे भारत में अंग्रेजों से के आगमन से पूर्व यहाँ पर राजतंत्र था, इसलिए भारत में बहुत सी छोटी बड़ी रियासतें थी। क्या थी? छोटी बड़ी रियासतें थी। ये जो रियासतें हैं इन पर किसी राजा का शासन था और इन्होंने अंग्रेजों के साथ अधीनता के लिए संधि कर रखी थी। अर्थात ये घरेलू मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र थे। एक अधीन किनके थे? ब्रिटिश हुकूमत के। इनको रियासत या रजवाड़े कहा गया है। अब हमारे भारत में उस समय 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। अंग्रेजों ने भारत की आजादी से पूर्व ये घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जितने भी रजवाड़े हैं वह भारत की आज़ादी के बाद पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार भारत में रह सकते हैं, यानी शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि उस समय भारत में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी। कितनी? 500 छोटी बड़ी रियासतें थी। अब भारत की उस समय की अंतरिम सरकार, कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार। जैसा कि आपको पता है कि इस सरकार का गठन हमारे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई
1946 में, जुलाई 1946 में ब्रिटिश प्रांतों में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। और उन चुनावों के फलस्वरूप जिस सरकार का गठन किया गया था वो अंतरिम सरकार कहलाई थी। इस सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया गया था। और इस सरकार के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके जो गृह मंत्री बनाए गए थे, कौन गृह मंत्री, वो थे हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इस सरकार के सामने ये एक चुनौती के रूप में समस्या थी कि इतने छोटे बड़े जो रजवाड़े हैं उनको एकता के सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जाए। इसके अंतर्गत हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और बहुत ही सोच विचार की प्रवृत्ति, मेलजोल की प्रवृत्ति ने इसके लिए बालकों बहुत ही अच्छा कार्य किया। क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकांश जो रजवाड़े हैं वह अपने आप का स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। स्थिति विकट थी कि कहीं भारत छोटे छोटे देशों का भाग न बन जाए। इसलिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस नीति का अनुसरण किया उस नीति को लौह व रक्त नीति के नाम से जाना जाता है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, इसके लिए हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व अन्य सरकार के मंत्रियों से सलाह मशवरा कर इन रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के लिए, राजी करने के लिए, मनाने के लिए एक विभाग का गठन किया गया जिसे कहते हैं देसी रियासत विभाग। देसी रियासत विभाग का क्या किया गया, गठन किया गया। इस विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। और इसके सचिव हैं वो बनाया गया वीपी मेनन को। इनको बनाया गया वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। बालकों, बहुत ही दूरदर्शिता के कारण हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इनके
प्रयासों से इनके प्रयासों से देश की आजादी से पूर्व ही देश की आजादी से पूर्व ही भारत की अधिकांश रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए अपनी सहमति या शपथ पत्र दे दिया। यानी कि देश की आजादी से पूर्व यानी कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समस्या का बहुत ही सौम्य सरल सुगम तरीके से समाधान कर लिया और अधिकांश रियासतें भारत में शामिल होने के लिए हम एक सहमति पत्र पर के आधार पर शामिल हो गई। और बालकों, ये जो सहमति पत्र था इसका नाम था द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये जो सहमति पत्र था, क्या था? सहमति पत्र। क्या था? सहमति पत्र। सहमति पत्र। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में शामिल होने वाले सहमति पत्र का नाम क्या था? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पत्र में यह प्रावधान था कि जो शासक व उनकी जनता स्वेच्छा से भारत में शामिल हो रही है उनका स्वागत है। शासक अपनी इच्छा से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकते, यानी स्वतंत्र रियासत नहीं रख सकते। अगर शासक की जनता भारत में शामिल होना चाहती है और शासक शामिल नहीं होना चाहते, इस स्थिति में भारत सरकार उन पर कार्रवाई करके, सैन्य कार्रवाई करके उन्हें भारत में शामिल कर लेगी। इसी कारण हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो नीति थी, इसी को लॉ एंड डक्ट नीति का नाम दिया गया। अब बालकों, मैंने जैसे कहा कि देश की आजादी से पूर्व ही अधिकांश रियासतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो देश की स्वतंत्रता तक भारत में शामिल नहीं हो पाई। और वो रियासतें थी जिनके बारे में बात करें तो बहुत ही मोस्ट है। पहली है जम्मू कश्मीर, दूसरी जो रियासत है वो है हैदराबाद, तीसरी जो रियासत है वो है बालकों जूनागढ़। ये तीन रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं? तीन रियासतें हैं जो देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन कौन सी रियासतें हैं जो देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल हुई, तो वो बालकों हैं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। भारत में जिन रियासतों को शामिल करने में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, उसमें एक रियासत और शामिल हो जाती है जिसका नाम है मणिपुर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने हमें बताया कि स्वतंत्रता के बाद शामिल होने वाली रियासतें तीन हैं, ये मणिपुर कहां से आ गई? बालकों, मणिपुर जो रियासत है इसको देश की स्वतंत्रता से कुछ समय पूर्व ही, यूं कहें कुछ दिन पूर्व ही, भारत में एक समझौते के तहत शामिल कर लिया गया था। तो प्रश्न यहां पर यह बनता है कि
देश की स्वतंत्रता के बाद शामिल रियासतें कौन सी हैं? तो ये बालकों 3 ही आएंगी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। प्रश्न आ जाए कि भारत में किन रियासतों को शामिल करने पर अधिक माथापच्ची या कि प्रयास करने पड़े? तो ये 4 है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर। अब हम बात करते हैं कि ये जो रियासतें हैं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, इनको किस प्रकार से भारत में शामिल किया गया। तो पहले हम चलते हैं हैदराबाद की ओर। किसकी ओर चलेंगे? हैदराबाद की ओर। तो हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार हुआ? तो पहली अपनी है हैदराबाद। बालकों, हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो उत्तर आएगा हैदराबाद। बड़ी, सबसे बड़ी, कैसी? सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी रियासत का नाम आए भारत की, तो आएगा हैदराबाद। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। क्या कहते थे? निजाम। क्या कहते थे? निजाम कहते थे। और हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसके जो शासक हैं वो निजाम थे। तो हैदराबाद के जो निजाम हैं वह विश्व के दौलतमंद, सबसे दौलतमंद व्यक्तियों में क्या थे? शुमार थे। देश की आजादी के समय हैदराबाद के जो निजाम थे उनका नाम था बालकों मीर उस्मान अली खान। तो ये भी आपके क्वेश्चन बन जाता है कि देश की आजादी के समय हैदराबाद रियासत के निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान थे। इन्होंने भारत में शामिल न होने का फैसला किया। भारत सरकार के गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे नियमित संपर्क में थे। बातचीत का सिलसिला जारी था कि इनको किसी प्रकार से मना लिया जाए। लेकिन चूंकि ये तो स्वतंत्र रियासत का फैसला कर चुके थे। क्या कर चुके थे? स्वतंत्र रियासत का फैसला कर चुके थे। अतः हम देखते हैं कि अपने नवंबर 1947 में वहां की प्रजा ने क्या कर दिया? निजाम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया। हैदराबाद जो शहर है वहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। तो निजाम की जो विशेष सेना थी, क्या थी? जो विशेष सेना थी जिसे रजकारा कहते थे। क्या कहते थे बालकों? रजकारा ने आंदोलनकारियों का बर्बरतापूर्ण दमन किया। ये जो रजकारा थे एक विशेष संप्रदाय से संपर्क रखते थे, इसलिए इन्होंने अन्य संप्रदाय के लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, लूटपाट की, हत्याएं की। और जब इस
इस स्थिति का पता भारत सरकार को लगा, क्योंकि भारत सरकार लगातार इस रियासत पर नजर दौड़ाए हुए थी। अतः कालांतर में भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई कर, क्या करके, सैनिक कार्रवाई कर इन रजकारों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और निजाम को मजबूर होकर भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार ये जो रियासत है यह है 1948 में भारत में शामिल हुई। हम बात करते हैं दूसरी रियासत जूनागढ़। ये जो जूनागढ़ रियासत है बालकों, हमारा जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, कौन क्षेत्र है, काठियावाड़ क्षेत्र, उसी में आती है। इस रियासत के उस समय जो नवाब थे उनका नाम था महाबत खान। क्या नाम था, महाबत खान। ये जो महाबत खान है ये पाकिस्तानी प्रेम के कारण इन्होंने देश की आज़ादी से उस समय पूर्व तक तो भारत में ही शामिल होने की मंशा बताई थी, लेकिन आज़ादी से ठीक कुछ दिन पूर्व ही इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी। लेकिन यहाँ की जो प्रजा है वह नवाब के इस फैसले से बहुत ही ज्यादा नाराज हुई और उसने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह को देखते हुए महाबत खान के मन में ये विचार आया कि कहीं भारत सरकार मेरे पर सैनिक कार्रवाई न कर दे। सैनिक कार्रवाई के भय से महाबत खान अपने परिवार, अपने राशि ठाठबार और कहते हैं कि अपने कुत्तों के साथ हवाई यात्रा से पाकिस्तान के कराची पहुंच गया। कहां पहुंच गया, कराची पहुंच गया। अब नवाब वहां से चला गया। अब इस स्थिति का पता भारत की अंतिम सरकार को लगा, तो भारत सरकार ने राजकोट के प्रशासक को जूनागढ़ के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप दी और उनसे कहा गया कि आप यहाँ पर जनमत संग्रह करवाकर, क्या करवाकर, जनमत संग्रह करवाकर जूनागढ़ को भारत में शामिल करने की कार्रवाई को पूरा करें, क्योंकि शासक तो वहां से जा चुके थे, इसलिए इसी प्रकार कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की गई। और जब शासक वहां से चला गया तो प्रजा भी क्या हुई, शांत हो गई और वहां पर जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह में वहां की प्रजा ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। इस प्रकार 1948 में जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। अब तीसरी बात करते हैं अपन मणिपुर की। किसकी, मणिपुर की। बालकों, मणिपुर है वह भारत की आजादी से उस समय पूर्व ही शामिल हो गया था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी संवैधानिक कार्रवाई बाकी थी। उस समय मणिपुर के शासक जो थे वो थे राजा बौद्ध चंद्र सिंह। इन्होंने आजादी से उस समय पूर्व ही भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इन्होंने एक शर्त रख दी कि हमें स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, और भारत सरकार ने इन्हें स्वायत्तता की मांग पर राजी करते हुए मंजूरी दे दी। मणिपुर कांग्रेस है वो चाहती थी कि मणिपुर राज्य पूर्णतः भारत में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। अतः मणिपुर में
आम चुनाव करवाए गए। तो बात को ध्यान रखना कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, तो मणिपुर में किया गया। मणिपुर कांग्रेस को उसमें सफलता मिली। मणिपुर कांग्रेस को क्या मिली? सफलता मिली। और लेकिन अन्य जो मणिपुर राज्य की पार्टियां थी वो इस बात से नाखुश थी। कालांतर में 1948 में महाराजा बोध सिंह ने पूर्णतः यानी बिना किसी स्वायत्तता के पूर्णतः भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। इसलिए पूर्ण रूप से बिना स्वायत्तता के मणिपुर रियासत भारत में शामिल हो गई। इस प्रकार से भारत में रजवाड़ों का विलय हुआ। जम्मू कश्मीर की चर्चा हम बाद में अध्याय जो हमारा 8 है उसमें करेंगे।